हेलो फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे केप्लर्स लॉ की। तो केप्लर ने 3 लॉज बताए थे प्लेनेटरी मोशन के। तो उन तीनों लॉज को हम पढ़ेंगे, समझेंगे क्या हैं वो 3 लॉज। तो सबसे पहला जो लॉ है ये कहलाता है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो ये ऑर्बिट्स के बारे में बताता है कि जो ऑर्बिट्स होंगी वो कैसे होंगी। तो जैसे पहले जो बताया गया था केप्लर से पहले, वो ये बताया गया था कि जो ऑर्बिट्स होती हैं वो सर्कुलर ऑर्बिट्स होती हैं। चाहे वो जियोसेंट्रिक मॉडल था या हीलियोसेंट्रिक मॉडल था, जनरली ऑर्बिट्स को सर्कुलर ऑर्बिट्स का रूप दिया गया था कि ऑर्बिट्स सर्कुलर होती हैं। लेकिन केप्लर ने क्या बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं वो सर्कुलर नहीं होती हैं, एलिप्टिकल ऑर्बिट होती हैं। और एलिप्स जो है उसमें प्लैनेट मूव करता है, और इस तरह से मूव करता है कि जो सन है उस एलिप्स के एक फोकस पे होगा। एलिप्स के 2 फोकस होते हैं, तो सन उस पे से एक फोकस होगा। अभी हम एलिप्स को भी थोड़ा सा समझेंगे, पहले हम इस लॉ को समझते हैं। तो क्या कहता है ये लॉ? लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ऑल प्लैनेट्स मूव इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विद द सन सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द एलिप्स। तो सन उसके एक फोकस या फोकाई पे होता है। ठीक है, 2 एक्चुअली फोकस होते हैं तो उनको फोकाई बोल देते हैं, प्लूरल उसका। तो एलिप्टिकल पाथ ऐसा थोड़ा अंडाकार टाइप का पाथ होता है। तो सन उसका एक फोकस होता है, 2 फोकस होते हैं, सन उसमें से एक फोकस पे होगा और प्लैनेट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करेगा। यानी कि प्लैनेट की डिस्टेंस हमेशा सन से बराबर नहीं होगी, कभी वो सन के नजदीक होगा, कभी वो सन के दूर होगा। जो एलिप्स के दोनों फोकस हैं उनको जोड़ने वाली जो लाइन है वो क्या कहलाती है? मेजर एक्सिस। और उसके सेंटर से हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये कहलाती है माइनर एक्सिस। और मेजर एक्सिस का आधा, आगे हम उसको भी यूज करेंगे, तो आधा क्या कहलाता है? सेमी मेजर एक्सिस। तो ये पूरी एक्सिस मेजर एक्सिस कहलाती है, और इसका हाफ पार्ट ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेमी मेजर एक्सिस। और ऐसी माइनर एक्सिस का जो हाफ पार्ट है ये कहलाता है सेमी माइनर एक्सिस। तो जिन स्टूडेंट्स के पास मैथ्स में मतलब मैथ्स है, उन्होंने एलिप्स पढ़ा होगा या पढ़ेंगे तो उसमें भी और डिटेल में समझेंगे। बाकी एलिप्स एक्चुअली होती क्या फिगर है? तो एलिप्स ऐसी एक फिगर होती है कि जैसे हमने कोई 2 पॉइंट ले लिए F1 F2, ठीक है, इनके बीच में हमने एक ऐसे धागा बांध दिया जिसकी लेंथ F1 F2 से ज्यादा है। अब इसके हमने एक पेंसिल फंसाई और पेंसिल फंसा के इस धागे को ऐसे स्ट्रेच कर दिया, और इस धागे को स्ट्रेच रखते हुए हम क्या करें? इस पेंसिल को मूव करें, या आप घर पे भी करके देख सकते हो। तो इस तरह की ये शेप बनेगी, ये शेप एलिप्स कहलाती है। तो बेसिकली देखो, धागे की लंबाई फिक्स है। अब ये जो पॉइंट है ये इस तरह से मूव कर रहा है कि ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ L1 और L2 ये धागे की लंबाई के बराबर होगा। तो L1 प्लस L2 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एलिप्स एक ऐसा कर्व होता है जिसके हर पॉइंट, चाहे कोई भी पॉइंट ले लें, उसकी डिस्टेंस हम 2 फोकस से निकालेंगे। जैसे ये L1 डैश और ये L2 डैश, उनका सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो L1 डैश प्लस L2 डैश इज इक्वल टू L1 प्लस L2 होगा। ठीक है, तो एलिप्स एक ऐसा कर्व है जिसमें फोकस से किसी भी पॉइंट की जो डिस्टेंस हम निकालेंगे दोनों फोकस से, उनका सम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? हमने एक धागा बांधा, 2 कीलें ठोक दी, ठीक है ना, हमने एक बोर्ड ले लिया, कार्डबोर्ड ले लिया, ठीक है, उस पर हमने 2 कील ठोक दी, या कोई भी बोर्ड आप ले सकते हो। हमारा जो डिस्प्ले बोर्ड है जिसमें ऑल पिंस लग जाती हैं वो भी ले सकते हो। उसके ऊपर एक पेपर की शीट लगा दी हमने, 2 पिंस लगा दी, उन पिन से एक धागा बांध दिया। अब धागे में एक पेंसिल फंसा के हमने धागे को क्या कर दिया? टाइट कर दिया। और उसको टाइट रखते हुए जैसे वो अलाउ कर रहा है मूव करने को, वैसे मूव करते जाओ, देन वी विल गेट द शेप ऑफ एन एलिप्स। तो इस तरह से ये 2 सिमेट्रिक पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, F1 एंड F2। सेंटर से बराबर दूरी पर आएंगे, ये जो एंड्स आएंगे इनसे भी बराबर दूरी पर आएंगे। तो ये दोनों पॉइंट्स फोकस कहलाते हैं। और लॉ ऑफ ऑर्बिट्स यही कहता है कि सारे प्लैनेट, सिर्फ अर्थ नहीं, सारे प्लैनेट सन के अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करते हैं, और सन उन एलिप्स का, मतलब उस एलिप्स का क्या होगा? फोकस। हाँ, किसी प्लैनेट के लिए जैसे ये जो सन है ये वाला फोकस हो गया, कोई और प्लैनेट ऐसे मूव कर सकता है कि यहां पे उसका जो मतलब ये वाला साइड नजदीक आ जाए, ऐसी मूवमेंट हो सकता है दूसरे किसी प्लैनेट का। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लैनेट्स मूव करते हैं कि सन उसके एक फोकस पे, मतलब एलिप्टिकल पाथ में मूव करते हैं और सन उसके एक फोकस पे लाई करता है। तो ये पहला लॉ हुआ केप्लर्स का।
अब हम बात करते हैं केपलर्स सेकंड लॉ की, विच इज लॉ ऑफ एरियाज। तो एक्चुअली ये लॉ कैसे फाइंड किया, तो जैसे हमने डिस्कस किया था कि केपलर ने क्या किया, जो टाइको ब्राहे थे उनकी जो भी ऑब्जर्वेशंस थी, उन्होंने पूरे लाइफ टाइम में प्लैनेट्स को स्टडी किया था, तो उस ऑब्जर्वेशन को स्टडी किया और उसके अकॉर्डिंग लॉज दिए। तो उस ऑब्जर्वेशन से यह पता चला कि जो प्लैनेट्स की स्पीड है वो एक जैसी नहीं रहती है। प्लैनेट्स की स्पीड क्या होती है, चेंज होती है। इनफैक्ट जब प्लैनेट्स दूर होते हैं सन से तो उनकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है, और जब प्लैनेट सन के नजदीक होते हैं तो उनकी स्पीड बढ़ जाती है। और वहां से जब देखा गया कि अगर हम एरिया कैलकुलेट करें, जो प्लैनेट का पोजीशन वेक्टर, पोजीशन मतलब सन से प्लैनेट को जोड़ने वाला जो रेडियस बोल सकते हो उसको, वो रेडियस जितना एरिया स्वीप करेगा, कवर करेगा, तो वो एरिया इक्वल टाइम इंटरवल में बराबर एरिया स्वीप होता है। तो यही केपलर्स का सेकंड लॉ कहता है कि द लाइन दैट जॉइंस एनी प्लैनेट टू द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल टाइम इंटरवल। स्वीप मतलब जैसे झाड़ू मारना अपन बोलते हैं, स्वीप करना, तो वैसे स्वीप मतलब कवर करना एक तरीके से। तो प्लैनेट और सन को जो जोड़ने वाली लाइन है वो बराबर टाइम इंटरवल में बराबर एरिया स्वीप करेगी। यानी कि अगर मान लो प्लैनेट यहां से यहां गया कितने टाइम में, डेल्टा टी टाइम में, और जब वो सन के नजदीक है यहां से यहां गया डेल्टा टी टाइम में, टाइम इंटरवल सेम है। अगर यहां पे एरिया ट्रेवल किया, मतलब ये जो एरिया स्वीप किया या कवर किया वो A1 है, यहां पे एरिया अगर A2 है, अगर ये टाइम इंटरवल बराबर है, इसको मैं डेल्टा T1 और डेल्टा T2 बोल दूं, तो इफ डेल्टा T1 इज इक्वल टू डेल्टा T2 देन A1 इज इक्वल टू A2 होगा। तो जो समझ आ रहा है, प्लैनेट और सन को जोड़ने वाला जो रेडियस है, ठीक है, वो क्या करता है, बराबर टाइम में बराबर एरिया स्वीप करता है। अच्छा, अब ये जो रिजल्ट है ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम से भी हम इसको रिलेट कर सकते हैं, या इसको बोल सकते हैं इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो जैसे रोटेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि अगर किसी पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 हो जाता है, नेट टॉर्क, तो उस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, प्लैनेट पे सन जो फोर्स लगाएगा वो सन के सेंटर से पास कर जाएगा। इनफैक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स भी होता है। सेंट्रल फोर्सेस क्या होते हैं, ऐसे फोर्सेस जो हमेशा एक फिक्स पॉइंट से पास कर जाते हैं, उनको सेंट्रल फोर्सेस बोला जाता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक सेंट्रल फोर्स है। तो किसी भी प्लैनेट पे लगने वाला फोर्स सन के सेंटर से पास कर जाएगा। ठीक है, तो अगर सन के सेंटर से ये फोर्स पास कर रहा है और फोर्स अगर किसी पॉइंट से पास कर जाता है तो उसका टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट 0 हो जाता है। तो टॉर्क 0 होता है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। अब देखो हम इसमें एंगुलर मोमेंटम क्या लिखेंगे, एंगुलर मोमेंटम को L से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, ये होता है एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, मान लो प्लैनेट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जैसे मैं एक और यहां पे पॉइंट बना लूं, मान लो प्लैनेट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और डेल्टा t टाइम में वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, स्मॉल डिस्टेंस, उसको हम एक स्ट्रेट लाइन जैसा मान सकते हैं। तो वेलोसिटी वेक्टर इनटू डेल्टा t, ये उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये उसका पोजीशन वेक्टर हो गया r, और ये एरिया हो गया मान लो डेल्टा a। ठीक है, जो उसने स्वीप किया। डेल्टा टी बहुत ही स्मॉल टाइम है तो हम इसको स्ट्रेट लाइन मान सकते हैं और आर को लगभग फिक्स, ऐसा मतलब ये आर हम फिक्स जैसा मान सकते हैं। अब देखो एक ट्राइंगल बन गया, इसकी दो साइड्स हमें पता है, एक आर वेक्टर और एक वी डेल्टा टी। अच्छा, अब एक ट्राइंगल का अगर एरिया की हम बात करें तो देखो अगर एक ट्राइंगल है उसकी हमें दो साइड्स वेक्टर फॉर्म में पता है, ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, और इनके बीच का मतलब एंगल पता हो चाहे नहीं पता, तो इसका अगर हमें एरिया लिखना है तो देखो ये एक चीज है जो वेक्टर में हम पढ़ते भी हैं, और अगर बाई चांस आपने नहीं पढ़ी है तो भी ध्यान रखें कि अगर ट्राइंगल की दो साइड्स पता हैं तो जो ट्राइंगल का एरिया है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इस तरह से, और उसका मैग्नीट्यूड ले लेंगे जब हम एरिया की बात करेंगे।
अब आप बोलोगे सर ऐसा कैसे हो गया? तो देखो, ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? ए बी साइन थीटा। अब ए और बी के बीच का अगर एंगल थीटा है तो ये लेंथ बी के बराबर हो गई, ये लेंथ ए के बराबर हो गई। अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो बी का ये वाला कंपोनेंट किसके बराबर आएगा? बी साइन थीटा। ठीक है, सॉरी इसमें हाफ का फैक्टर भी आएगा, ये हाफ इंटू ए क्रॉस बी। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ए हो गया बेस और हाइट हो गई बी साइन थीटा, यानी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2 हमें क्या दे देगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ऐसे यहां पर हमें ये आर वेक्टर पता है, ये वेक्टर पता है, डिस्प्लेसमेंट जो हुआ थोड़े से टाइम में वी वेक्टर इंटू डेल्टा टी। तो जो एरिया है, ठीक है, एरिया को भी हम एक वेक्टर जैसा मान सकते हैं, एरिया कैन बी टेकन एज अ वेक्टर। तो एरिया वेक्टर कैन बी रिटन एज आर क्रॉस वी डेल्टा टी, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। तो यहां से हम डेल्टा ए बाय डेल्टा टी निकालेंगे तो ये आ जाएगा आर क्रॉस वी। वी की जगह इसको हम एम वी बाय एम लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, स्केलर से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया हमने। अब एम वी क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम, सॉरी लीनियर मोमेंटम होता है। तो यह रहेगा आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर बाय एम, एंड आर क्रॉस पी इज एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम आर क्रॉस पी होता है। तो जो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी आएगा वो किसके बराबर आ जाएगा? एल, अच्छा इसमें हाफ का फैक्टर एक मैंने नहीं लिखा यहां पर एरिया में, सॉरी। ठीक है, जैसे हमने देखा था ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। तो ये हाफ का फैक्टर भी है यहां पर, तो ये L अपॉन 2m आ जाएगा। अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो सन के सेंटर से पास कर रहा है, तो सन के अबाउट टॉर्क उसका 0 हो जाएगा। टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट। मास किसका है यहां पे? प्लेनेट का मास। प्लेनेट का मास भी कांस्टेंट रहेगा, प्लेनेट का मास बदल तो नहीं रहा। तो L भी कांस्टेंट है, M भी कांस्टेंट है, इसलिए डेल्टा ए बाय डेल्टा ए भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो ये भी हमें याद रखना है कि डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। इसको एरियल वेलोसिटी भी बोलते हैं। एरियल वेलोसिटी इज डी बाय डी टी, इट इज इक्वल टू एल बाय 2m एंड विच इज कांस्टेंट। तो ये हमें लॉ ऑफ एरिया के बारे में पता होना चाहिए। तो काफी काम का लॉ है, क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा हमें आइडिया होना चाहिए। आई होप ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करेंगे केपलर्स थर्ड लॉ की, जिसको लॉ ऑफ पीरियड्स या लॉ ऑफ टाइम पीरियड्स भी बोला जाता है। तो ये सारे लॉज केपलर ने जो स्टडी की थी, टाइको ब्राहे और उसके वर्कर्स ने जो भी डेटा इकट्ठा किया था, उन सब की स्टडी करके, उनको एनालाइज करके ये लॉज निकाले थे। और इसमें भी केपलर को भी 16 साल लगे थे। ठीक है, तो इसने क्या देखा कि जैसे जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अबाउट एलिप्स में मूव करते हैं। ठीक है, और एलिप्स की ये बड़ी वाली एक्सिस मेजर एक्सिस होती है, छोटी वाली माइनर एक्सिस जो सेंटर से पास करती हैं, इसका आधा सेमी मेजर एक्सिस होती है। तो केपलर ने क्या देखा, जो प्लैनेट सन के अबाउट रिवॉल्व कर रहे हैं उनके टाइम पीरियड और सेमी मेजर एक्सिस में एक रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है कि जो टाइम पीरियड है, किसका टाइम पीरियड? जो पूरा वो सन के अबाउट रिवॉल्व करते हैं, एक कंप्लीट रेवोल्यूशन जो होता है, उस टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर हम डिफरेंट प्लैनेट्स की बात करें तो डिफरेंट प्लैनेट्स का जो टाइम पीरियड है और सेमी मेजर एक्सिस है, तो टाइम पीरियड का स्क्वायर करें, सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब करें, उसका रेशो निकालेंगे तो वो रेशो क्या आता है? कांस्टेंट आता है। ठीक है, तो क्या लॉ दिया केपलर ने कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अ प्लैनेट is proportional to the cube of the semi major axis of the ellipse traced out by the planet। तो इसको सिंपली हम ऐसे याद रख सकते हैं, t square is proportional to a cube। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट लॉ है, इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ जाते हैं। अलग अलग प्लैनेट्स के हमें टाइम पीरियड को रेडियस से रिलेट करना है। जैसे हमें एक का टाइम पीरियड पता है, उसकी रेडियस यहां पे मतलब रेडियस मतलब सेमी मेजर एक्सिस ये दे रखी है।
हाँ, बाकी एक और चीज ध्यान रखें, ये सर्कुलर ऑर्बिट इज स्पेशल केस ऑफ एलिप्स, जिसमें दोनों फोकस क्या कर जाते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं और मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस बराबर हो जाती है। तो सर्कुलर ऑर्बिट भी एलिप्स का ही एक केस होता है। और ज्यादातर अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें, बोर्ड लेवल पे बात करें, या कंपटीशन में भी हम जेई नीट में बात करें, तो मोस्टली सर्कुलर ऑर्बिट्स मानते हुए चीजें पूछी जाती हैं। तो सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या होता है, माइनर और मेजर एक्सिस सेम हो जाती है, सन एक तरीके से उसमें सेंटर पे आ जाता है, ठीक है, और प्लैनेट्स ऐसे सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। और अगर सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस r है तो सर्कुलर ऑर्बिट के लिए टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब ऐसे लिखा जा सकता है। तो इस पे बेस्ड कई बार सवाल आ जाते हैं, ज्यादातर सर्कुलर ऑर्बिट मान के ही पूछे जाते हैं, लेकिन अगर एलिप्टिकल ऑर्बिट भी दे दी तो फिर जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है वो सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। तो केपलर्स के 3 लॉज जो हैं हमें अच्छे से आने चाहिए। तो लॉ ऑफ ऑर्बिट कि हर प्लैनेट सन के अबाउट एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव करता है और सन उस एलिप्स के एक फोकस पे होता है। देन लॉ ऑफ एरिया या लॉ ऑफ एरियल वेलोसिटी, तो जो प्लैनेट और सन को जोड़ने वाला रेडियस वेक्टर है वो बराबर टाइम में बराबर एरिया स्वीप करता है। तो एक तरीके से उससे हम ये भी बता सकते हैं कि जब प्लैनेट सन से दूर होगा उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और जब सन के नजदीक होता है स्पीड उसकी बढ़ जाती है। या एरियल वेलोसिटी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया कांस्टेंट होता है, किसके बराबर, L/2m, वेयर L इज एंगुलर मोमेंटम, m इज मास ऑफ प्लैनेट। एंड देन लॉ ऑफ टाइम पीरियड या लॉ ऑफ पीरियड, ये क्या कहता है कि जो प्लैनेट्स एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहे हैं उनके टाइम पीरियड का स्क्वायर उनके सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ये बेसिकली एनसीईआरटी को रेफर करते हुए पढ़ रहे हैं, क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है, और ये एग्जाम्पल भी एनसीईआरटी बुक से ही हमने लिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस चैप्टर। तो क्या कह रहे हैं इस क्वेश्चन में, तो क्या कह रहे हैं कि लेट द स्पीड ऑफ द प्लैनेट एट द पेरिहीलियन P इन फिगर V BP। अच्छा, अब ये पेरिहीलियन एंड एपिहीलियन ये वर्ड्स क्या होते हैं पहले इनको भी समझ ले। तो कोई भी प्लैनेट जैसे एलिप्टिकल पाथ में मूव कर रहा है सन के अबाउट, मान लो ऐसे मूव कर रहा है। अब एलिप्टिकल पाथ में वो प्लैनेट्स क्या होगा, सन से दूर भी जाएगा नजदीक भी आएगा, और जब वो मेजर एक्सिस वाले 2 पॉइंट आएंगे उसमें एक पॉइंट आएगा जो सन के बिल्कुल नजदीक वाला पॉइंट होगा और एक पॉइंट आएगा जो सन से सबसे दूर वाला पॉइंट होगा। जो सन के सबसे नजदीक वाला पॉइंट है उसको पेरिहीलियन बोलते हैं और जो सबसे दूर वाला पॉइंट है उसको एपिहीलियन बोलते हैं। अब कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कैसे याद रखें, तो इसको ऐसे याद रखो, पास पी से शुरू हो रहा है, पास, तो पास में क्या होता है, पेरिहीलियन, पेरिहीलियन भी पी से शुरू हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एपिहीलियन जो दूर होगा, ठीक है। तो पेरिहीलियन जो पास में है सन के, एपिहीलियन जो सन से दूर है। अच्छा, हीलियो वर्ड सन के लिए यूज करते हैं, तो पेरिहीलियन सन के पास में, एपिहीलियन सन से दूर में। ऐसे ही अर्थ के केस में जैसे सैटेलाइट्स वगैरह हम आगे पढ़ेंगे वो मूव करती हैं, अगर वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में मूव कर रही हैं तो उसमें पास वाले पॉइंट को क्या बोल देते हैं, पेरीजी, अर्थ के लिए जियो वर्ड यूज किया जाता है। तो अर्थ के केस में अगर अर्थ के रिस्पेक्ट में हम बात करें जो सैटेलाइट मूव करती हैं तो उसमें हम पेरीजी पास वाले पॉइंट को बोलते हैं, दूर वाले पॉइंट को एपोजी बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पेरिहीलियन पास वाला पॉइंट है, इस पास वाले पॉइंट पे कह रहे हैं कि पार्टिकल की वेलोसिटी वीपी। अब किसी भी कर्व्ड पाथ में वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होती है, तो मान लो पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, और सन से जो उस प्लेनेट की डिस्टेंस है आरपी वो ऐसे हो जाएगी। और ये जो मेजर एक्सिस वाले पॉइंट है यहां पर वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर के बीच में एंगल भी 90 डिग्री का आएगा। ऐसे ही अब कह रहे हैं ए वाले पॉइंट पे कॉरस्पॉन्डिंग जो क्वांटिटीज है, मतलब सन से उसकी डिस्टेंस, या पोजीशन वेक्टर की ही बात करें कि सन से जो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है वो है आर ए, और जो वेलोसिटी है वो है वी ए, ये भी परपेंडिकुलर होंगी। तो इनमें क्या रिलेशन होगा पहले हमसे ये पूछा है। तब ये रिलेशन कैसे निकलेगा, ये रिलेशन निकलेगा एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन से, जो हमने सेकंड लॉ में देखा था कि एरिया जो है वो इक्वल टाइम में इक्वल स्वीप होता है, एक तो उसका भी यूज होगा इसमें, और दूसरा प्लैनेट जो मूव करता है उसका एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। तो एंगुलर मोमेंटम जो एपिहीलियन वाली पोजीशन पे होगा वही पेरिहीलियन वाली पोजीशन पे होगा।
अब एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, आर क्रॉस पी, पी इज लीनियर मोमेंटम। अच्छा लेकिन देखोगे वेलोसिटी और पोजीशन वेक्टर दोनों 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है उसमें साइन थीटा आता है, तो आर क्रॉस पी क्या आएगा, आर पी साइन थीटा, एंड थीटा इज हियर 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री इज 1। तो जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है वो क्या आ जाएगा, आर पी इंटू लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हो जाएगा मास ऑफ, सॉरी ए वाले पॉइंट पे देखें तो आर ए लीनियर मोमेंटम, एम इज मास ऑफ प्लैनेट, तो एम इंटू वी ए, दिस इज लीनियर मोमेंटम। पी वाले पॉइंट पे अगर देखेंगे तो आर पी, तो ये डिस्टेंस हो गई, इंटू लीनियर मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम हो गया एम इंटू वी पी, ठीक है, और एंगल 90 डिग्री होने के कारण साइन थीटा जो है 1 हो गया, तो एम से एम कैंसिल हो गया, तो ये रिलेशन आ जाएगा आर ए वी ए इज इक्वल टू आर पी इंटू वी पी। तो ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि वेलोसिटी दे दी, एक पोजीशन, दोनों पोजीशन दे दी, मतलब डिस्टेंसेस दे दिए, दूसरी वेलोसिटी पूछ ली, तो इस तरह से हमें इसको देखना आना चाहिए। अब इसमें और क्या बता सकते हैं कि देखो, इससे ये भी बता सकते हैं कि अगर देखो जो रेडियस ज्यादा है, आर ए आर पी से ज्यादा है, तो रेडियस ज्यादा होगा तो वेलोसिटी को क्या होना पड़ेगा, कम, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट सेम है। तो सिंस आर ए इज ग्रेटर देन आर पी, देयरफॉर वी ए इज लेस देन वी पी, ठीक है। तो आर ए सन से एपिहीलियन वाले पॉइंट की डिस्टेंस ज्यादा है, और क्योंकि प्रोडक्ट सेम है तो वेलोसिटी कम होनी पड़ेगी। तो यहां से भी हम ये देख सकते हैं कि जब प्लैनेट सन से दूर होंगे तो उनकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होगी, और जब सन के नजदीक होंगे प्लैनेट्स उनकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब हम दूसरे पार्ट में आते हैं, विल द प्लैनेट टेक इक्वल टाइम्स टू ट्रैवर्स बी ए सी एंड सी पी बी। अब बी ए सी और सी पी बी ट्रैवर्स करने में इक्वल टाइम लगेगा। अब इसमें हम ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं कि इक्वल टाइम में एरिया जो है इक्वल स्वीप होता है। अच्छा, अब इसमें हम कई बार क्या करते हैं, कंफ्यूज जाते हैं, गड़बड़ कर देते हैं। हम देखते हैं अरे बी ए सी, ये जितना एरिया बी ए सी में हो रहा है उतना सी पी बी में हो रहा है, लेकिन ये गलत हो जाता है। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि हमें एरिया ऐसे नहीं देखना, एरिया किसका देखना है, प्लैनेट और सन को जोड़ने वाला रेडियस वेक्टर जो एरिया स्वीप कर रहा है। तो हमें ये एरिया देखना है कि प्लैनेट और सन को हम जोड़ दें, या इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और वो यहां से यहां तक, तो हमें ये पूरा एरिया देखना है, ठीक है। तो कई बार हम यही करते हैं कि ये सेंटर से रेडियस मान लेते हैं, ऐसा नहीं, ये एरिया है बी ए सी में, तो ये एरिया ज्यादा है, तो एरिया अगर ज्यादा होगा तो टाइम भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो एरिया इन बी ए सी इज ग्रेटर देन एरिया इन सी पी बी, ठीक है। एरिया बी ए सी का ज्यादा है, तो सिंस देयरफॉर जो टाइम लगेगा बी ए सी वाले पाथ में वो टाइम ज्यादा होगा सी पी बी वाले पाथ से। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा। तो ये केपलर्स के जो तीनों नियम हैं, केपलर्स 3 लॉज, उनका हमें आइडिया होना चाहिए, उनको कैसे हम प्रॉब्लम्स में यूज कर सकते हैं वो हमें आइडिया होना चाहिए। तो ये केपलर्स लॉ वाला पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया।